एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विथ पीके चंद्रन। आप सभी का ये बहुत दिन से मांग था कि सर सीजीएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, इन सभी को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस सेट बनाया जाना चाहिए। तो इन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि जीके जीएस किसी भी एग्ज़ाम में काम आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन का समावेश है करेंट से, साइंस से, एसएसटी से, सभी का समावेश किया गया है। एक अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाने का कोशिश किया गया है। खैर ये आप तय करेंगे, अच्छा है खराब है ये आप तय कीजिएगा। मेरे द्वारा तो अच्छा प्रयास किया गया है और आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसमें प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। कुछ का लेवल आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको ईजी भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन टफ भी लगेगा। तो इसमें सारा समावेश है। हालांकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, लेकिन याद रखिए कि जितना विस्तार से इसमें हम आपको बताएंगे, अगर आप उसको लिखते चलते हैं तो 200 से भी ज़्यादा प्रश्न के उत्तर आपके संभव हो पाएंगे। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसको भी लिख लीजिएगा। और खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जिसको बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टेबल सॉल्ट किसे कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में, और क्वेश्चन का लेवल आज आप देख रहे होंगे बहुत टफ होते चला जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन का लेवल रखा गया है। तो इसको सुमेलित हम लोग कर लेते हैं। फसलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर में फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फूलों की खेती एग्रोनोमी, ये भी सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये भी सही है। मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर, नहीं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है पिसीकल्चर में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका अध्ययन किस में किया जाता है? इसका अध्ययन जो है एपीकल्चर में किया जाता है। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी, ये सुमेलित नहीं है। तो पिसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा? पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर में, जबकि केचुआ पालन का अध्ययन वार्मिकल्चर में किया जाता है। चलिए आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? जीवाणु के कारण जो रोग होता है उसका नाम है तपेदिक। तपेदिक को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसे यक्ष्मा या क्षय रोग भी कहा जाता है। इसका प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र अर्थात फेफड़ा पर पड़ता है। यह जिस जीवाणु के कारण होता है उस जीवाणु का नाम बहुत बार ये पूछा गया है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसी जीवाणु के कारण ये होता है। इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था और इसके लिए रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है और बीसीजी के टीका का खोज कॉलमेट और ग्लूरिन द्वारा किया गया था। इसको भी आप जरूर लिख लीजिएगा। और भी ऑप्शन देखते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। पीलिया, पीलिया किससे होता है? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। और हम तक कैसे पहुंचता है? तो हम तक ये जो दूषित जल होता है, दूषित जल के माध्यम से हम तक ये पहुंचता है। और इसको और किस किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो इसको जॉन्डिस कहा जाता है सिंपल भाषा में जो हम लोग जानते हैं, और इसको कामला रोग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कामला रोग, तब इसी को पीलिया को ही कहा जाता है। यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है लीवर को प्रभावित करता है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें विटामिन ए संचित होता है। बहुत बार पूछा गया है कि इसमें विटामिन ए संचित होता है,
तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। यकृत से कुछ एंटीटॉक्सिन निकलते हैं जो कुछ हानिकारक विषैले पदार्थ को खत्म करते हैं, और इसी यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोन के रूप में संचित रहता है, और यही ग्लाइकोन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी यकृत से हिपैरिन नामक प्रोटीन निकलती है जो रुधिर को जमने से रोकता है। ये सारा फैक्ट आप लिखते चलिएगा। ऑप्शन सी चेचक, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। यह विषाणु से फैलने वाला रोग है, और जो विषाणु इसका कारण ये फैलता है उस विषाणु का नाम है बैरिगोला। जरूर याद रखिएगा। यह जो है हवा और जल के द्वारा हम तक पहुंचता है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जरूर लिखते चलिएगा ये। फिर ऑप्शन डी है मॉम्स या गलसुआ। हम लोग अक्सर देखते हैं कनपट्टी के नीचे कभी कभी सूजन आ जाता है, यही है गलसुआ। याद रखिएगा, ये पैरोटेड ग्रंथियों में सूजन आने के कारण ऐसा होता है। जरूर याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो हम लोग देखे हैं कि गति का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। इसमें क्या कहा गया है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसकी अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो इसमें भी तो यही हो रहा है। कालीन पर धूल जो है विरामावस्था में है, जैसे ही छड़ी से उससे पीटा जाता है तो ही वो उसके बाद वो झड़ने लगता है। यानी कि इसमें क्या हुआ? गति का पहला नियम का प्रयोग किया गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम सब लोग को पता है कि इससे क्या होता है, इससे सूत्र प्राप्त होता है F बराबर A में। और गति का तीसरा नियम हम लोग को पता है कि इसमें क्या है? गति का तीसरा नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उससे पीछे की ओर झटका लगता है, और साथ ही साथ रॉकेट जो उड़ता है इसी तीसरे नियम के कारण ही उड़ता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विषाणु में क्या होता है? तो याद रखिएगा, विषाणु में लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा, विषाणु जो है जीवित और मृत के बीच का एक कड़ी है, अर्थात यह जीवित भी है और मृत भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह अकोष्कीय होता है, और अकोष्कीय होने के कारण ही यह कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है। हाँ, ये उच्च तापमान पर काम नहीं करता है। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था, याद रखिएगा। और अभी पूरा विश्व जो है एक विषाणु से जूझ रहा है जिसका नाम क्या है? कोविड-19। तो करंट के लिए आपसे यह भी पूछ सकता है कि कोरोना वायरस चीन के किस प्रांत से सबसे पहले फैला था? तो याद रखिएगा, वुहान प्रांत। जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो याद रखिएगा, एगार एगार क्या है? एक शैवाल यानी कि एल्किन है, और यह ऐसा पदार्थ है जिससे कि रेजिन पॉलिश सॉस बनता है। तो आप जानते हैं कि शैवाल बहुत तरह का होता है। तो ये जो शैवाल है इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं? जनरली रेजिन पॉलिश और सॉस इससे बनता है। याद रखिएगा, ग्रेसिलेरिया जो शैवाल है इससे एंटीसेप्टिक बनता है। अल्वा और नोस्टोक शैवाल से सलाद बनता है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन बनता है। बहुत बार ये पूछा गया है कि आयोडीन किससे बनता है? तो ये लेमिनेरिया शैवाल क्या होता है? घास की तरह होता है, पता ही है आपको। तो लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन बनता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग जो है अनुसंधान में किया जाता है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री इसी को खाते हैं। कौन? क्लोरेला शैवाल को। एक चीज और जानिए, नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर आने वाला पहला प्लांट यही है। इसका प्रयोग धान के खेत में जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। चलिए ऑप्शन जो इसका यानी इसका सही आंसर हम लोग पहले टिक कर लेते हैं। ये क्या है? किससे तैयार होता है? तो शैवाल से, यानी कि एल्किन से। तो ऑप्शन बी है लाइकेन। लाइकेन के बारे में ये जान लीजिएगा, यह शैवाल और कवक के बीच का
कड़ी है या पेड़ों की छाल पर होता है। वायु की शुद्धता का सूचक लाइकेन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि वायु की शुद्धता का सूचक लाइकेन होता है। तो कैसे होता है ये लाइकेन वायु की शुद्धता का सूचक? तो याद रखिएगा, जहाँ भी SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ भी होगा वहाँ लाइकेन क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ SO2 की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लाइकेन अगर है तो क्या नष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पेड़ों की छाल पर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर कवक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और लाइकेन के बारे में याद रखिएगा, लिटमस पेपर लाइकेन से ही प्राप्त होता है। फिर कवक के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। इससे दाद, खाद, खुजली जैसी बीमारियां हो जाती है। याद रखिएगा, मशरूम भी क्या है? कवक है। और ईस्ट का प्रयोग जो ब्रेड में होता है वो भी क्या है? एक कवक है। ऑप्शन डी जो है ब्रायोफाइटा, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग को जानना है। तो ब्रायोफाइटा, इसे प्लांट जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि यह अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर रहता है। इसे प्रथम स्थलीय पौधा भी कहते हैं। जरूर इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरोही मूल। तो आरोही मूल कैसा होता है देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ पे। आप देखे होंगे कि ऐसे देखे होंगे जड़ को चढ़ते हुए, और यहाँ पे ऐसे पत्ता देखे होंगे, ऐसे पत्ता रहता है, ऐसे पत्ता देखे होंगे, यही पान का पत्ता ही है। तो ये जो है इसको आरोही मूल कहा जाता है, यानी कि जो जड़ जो ऐसा चढ़ता है और उसी में क्या होता है कि इस प्रकार से यहाँ पे जो लत्ता चढ़ता है उसी में क्या होता है कि यहाँ पर ये पत्ता लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? आरोही मूल कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि स्तंभ मूल क्या है। तो स्तंभ जड़ जो है उसको देख लीजिए। ये जो आपको बताएं आरोही जड़ बताएं, यानी कि जड़ वैसे चढ़ता है और उसी में पत्ता लगा होता है। अब देख लीजिए स्तंभ जड़ किसको कहा जाता है। तो स्तंभ जड़ जो है आप देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखे होंगे, बरगद का पेड़ आप देखे होंगे। बरगद का पेड़ कैसा होता है? बरगद का पेड़ ऐसा। तो बरगद का पेड़ में आप देखे होंगे ऐसे जड़ यहाँ से निकल रहता है और ये आकर के मिट्टी में ऐसे हो जाता है, और इसी जड़ से क्या होता है, ये पेड़ जो है सो जल और खनिज प्राप्त करता है। याद रखिएगा, जैसे कि बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ किसका उदाहरण है? स्तंभ जड़ का। और औस्तंभ जड़ बताते हैं आपको कैसा होता है। तो औस्तंभ जड़ भी देख लीजिएगा। औस्तंभ जड़ जो है सो इसमें जड़ ऐसे होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है जड़ इसका। जैसे कि आप देखे होंगे गन्ना का जड़ देखे होंगे, फिर मक्का का देखे होंगे, ज्वार का देखे होंगे, बाजरा का देखे होंगे। इसी जड़ के सहारे ये पौधा टिका हुआ रहता है। हम लोग देखे हुए हैं गन्ना इत्यादि में हम लोग। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? औस्तंभ जड़ कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, 7 का डी, आरोही मूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आप कर चुके हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तो घनत्व के कारण ऐसा होता है। आप बहुत बार ये सेट में बना चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देख लेते हैं। चली हुई गोली, गोली चल रहा है यानी कि इसमें गति है। बहता हुआ पानी में भी गति है। चलता हुआ हथौड़ा, ये तो गति है ही। खींचा हुआ धनुष, अभी धनुष जो है खींचा हुआ, यानी बाण अभी चलाया नहीं गया है, केवल खींचा हुआ, यानी कि इसमें गति नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पेंसिलिन की खोज किसने की? बहुत बार आपको सेट में मिला होगा। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये भी आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। तो 10 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इनमें से कौन साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक था जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो ये कौन था? ये था क्लेमेंट एटली।
याद रखिएगा ये कौन था, क्लीमेंट एटली था। ऑप्शन ए में जो पामस्टन दिया हुआ है, याद रखिएगा 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन ही था। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है चर्चिल, दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यही था और गांधी जी को इसी ने नंगा फकीर कहा था, जो कि बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो याद रखिएगा ये जो थे ये बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें भारतीय गरम दल का जन्मदाता भी कहा जाता है। एलिफिंस्टन सिरोल इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा है। बाल गंगाधर तिलक का ही स्टेटमेंट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। याद रखिएगा ये अपने पत्र में जो है सो अंग्रेज के कार्यों के विरुद्ध लिखे थे। यही कारण है कि इनको 1908 में 6 वर्ष का कठोर कारावास का सज़ा दिया गया था और 14 में फिर ये वहाँ से रिहा होकर के आए थे। तो जिस जेल में रखा गया था वो म्यांमार का जेल था, म्यांमार यानी वर्मा, और वहाँ पे रखा गया था इनको। मांडले जेल वहाँ है, मांडले जेल में रखा गया था और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक को लिखा था। इनकी जो 2 और पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा मराठा और केसरी। मराठा जहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है वहीं केसरी जो है वो मराठी में लिखा गया, यानी अपोजिट, आप इसको याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये भी याद रखिएगा 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक जो संस्था बनाया था। कांग्रेस से पहले भारत की ये सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी या संस्था थी। और ये भी याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक 1885 में जो हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, तो उसमें कौन इनमें से उपस्थित नहीं हुए थे? तो आप देखिएगा अधिकतर यही रहेंगे। इसका कारण ये है कि ये इंडियन एसोसिएशन की बैठक भी चल रहा था दूसरे शहर में, वहाँ ये शामिल थे, इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। आगे चल करके इंडियन एसोसिएशन का विलय भी कांग्रेस में ही कर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन बी जो है दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 1892 में लंदन के फिन्सबरी से ये चुनाव जीत करके गए थे ब्रिटिश संसद में। और याद रखिएगा इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत बताया है कि कैसे अंग्रेज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से धन निकाल कर ले जा रहे हैं। अर्थात पहली, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये पहला ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में प्रति व्यक्ति आय को बताए थे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में ये बताए थे। तो ये भी आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। फिर देख लेते हैं ऑप्शन सी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और भारत में आने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे, जिनको कि महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और पश्चिमी भारत का सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का अग्रदूत भी कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। ये भी आपको याद रखना है। खैर इन लोगों के बारे में जब विशेष टॉपिक जब बनाएंगे वीडियो में तो उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे, फिलहाल आप इतना लिखते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था, ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 1909 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि हम इसके माध्यम से नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम आगे दिखेगा? और आगे दिखा भी भारत के विभाजन के रूप में। याद रखिएगा ये कहने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था मिंटो। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जरूर लिखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मार्ले भारत का सचिव था और मिंटो उस समय भारत का वायसराय था
और इन दोनों ही मिल करके ये एक्ट को बनाए थे, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। ये एक्ट चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इसी के द्वारा सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई तथा उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े हो सकते थे। तो ये हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है ऐसा कहा जाए तो दोनों में मतभेद पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि वो जो राष्ट्रवाद जो काफ़ी भारत में पनप रहा था, काफ़ी विकसित हो रहा था, उसको कमज़ोर करने के लिए ये ऐसा इनके द्वारा एक जो है सो दाव खेला गया था। और इसी का परिणाम था, इसी एक्ट का परिणाम के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत का विभाजन आगे चल करके 1947 में हुआ, जिसका बीज यहीं से बीजारोपण यहीं से कर दिया गया था। तो मार्ले उस समय क्या था? ए जो है ऑप्शन, उसमें मार्ले क्या था? भारत का सचिव था। मिंटो वायसराय था। आप ये समझ गए। लॉर्ड कर्जन के बारे में जान लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन आपसे जब भी पूछे कि गवर्नर जनरल या वायसराय में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, दोनों मिला करके, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन क्या था? वायसराय था। और सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था, 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसी के शासनकाल में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, पारित किया गया था। और यह भी याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इसी के समय में किया गया था। और 1905 में बंगाल विभाजन भी इसी के समय में हुआ था। और कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है, वह मरने ही वाली है। मेरा ये ऐसा मानना है कि मैं जब तक यहाँ रहूँ शांतिपूर्ण से मरने में मदद कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत में रेलवे को शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को उसी के कार्यकाल में चलाया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत में रेलवे का सबसे ज़्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो फिर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। चलिए, तो 14 हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 1 नवंबर 1858 को मैडम विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो ये याद रखिएगा, ये इलाहाबाद में सुनाया गया था। और लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। उसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का कारण जो है सो जब कमेटी बैठाया गया था, पील आयोग, आपको पता ही होगा, पील कमीशन बैठाया गया था, जिस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि कंपनी इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये जो घोषणा पत्र पढ़ा गया, इसमें साफ साफ कहा गया कि अब कंपनी का शासन भारत में समाप्त होता है। अब ब्रिटिश क्राउन सीधे भारत पर शासन करेगा और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदल करके वायसराय। तो यही कारण है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम, स्वतंत्र भारत का बात नहीं हो रहा है। स्वतंत्र भारत याद रखिएगा बात अलग हो जाएगा। वहाँ पे फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो आपको पता ही है कि लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम और पहला भारतीय में कौन सी? राजगोपालचारी हो जाएंगे। तो ये स्वतंत्र भारत की बात नहीं हो रहा है, ये स्वतंत्र भारत से पहले की बात हो रहा है। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग इसको पढ़ा था तो साफ साफ कह दिया गया कि कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो ये इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? जो भी स्टेट बनाते होंगे आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिलता होगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए हम शामिल किए हैं इसमें क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन बना देता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता बुलाता कौन है, तो याद रखिएगा बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यह किसका कथन है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा? ये कथन जो है, प्रमुख कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह किसने कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है? बहुत बार आपको मिला होगा क्वेश्चन ये,
और ये कहना था अश्विनी कुमार दत्त का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यह किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो आंखें हैं? तो ये कहना था किनका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये कहे थे। याद रखिएगा, ये भारत विभाजन के विरोध में थे और ये भारतीय राष्ट्रीय अखंडता के प्रबल समर्थक थे। तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार सेट में आप बना चुके होंगे। 10 दिसंबर और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 10 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार द्वारा लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो है किस राज्य में है। तो याद रखिएगा कि लोकटक झील जो है सो मणिपुर में है। आपको याद रखना है लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है और मणिपुर के मोइरंज में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। और मणिपुर में कहाँ? मोइरंज में। एक चीज आपको यह और याद रखना है कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का, याद रखिएगा, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे ताजे पानी का झील भी है। तो आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 देख लेते हैं। देश के पहले हाथी स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? याद रखिएगा, नवंबर 2019 का करंट इसमें शामिल किया गया है। इसका कारण ये है कि एग्जाम में साल 1.5 साल पहले का करंट अब पूछ रहा है अभी, इसीलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। तो इसका कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, मथुरा में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। आयुष मंत्रालय द्वारा 5वां नंबर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 2019 के नवंबर का करंट है, तो अभी जो है 6ठा भी हो गया होगा, इसलिए नंबर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मैसूर में, मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट आइए, समाचार पत्र में काफी सुर्खियों में रहा कि झील के आसपास 18,000 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो गई है। वो कौन सा झील था? इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये कौन सा झील था? ये तो ये था सांभर झील था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सांभर झील। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मृत्यु हुआ पक्षियों का इतना बड़ा संख्या में, तो ये कौन सा बैक्टीरिया के कारण हुआ था? तो उसका नाम था क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम याद रखिएगा, इसका नाम था क्लास्ट्रीडियम। याद रखिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। इसको शॉर्ट में सीडी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 25 देखते हैं। मध्य प्रदेश में गुरु नानक देव जी की स्मृति में सिख संग्रहालय और शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? जबलपुर में किया जाएगा। इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये कहाँ किया जाएगा? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सही आंसर क्या होगा? ठीक कर लेते हैं हम लोग इसको, ऑप्शन बी। और इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय ढांचे का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं 27। सघन मिशन इंद्रधनुष 20 का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से होता है। तो यहाँ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से ये संबंधित है। इसको जरूर याद रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2019 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है दिए जाने की घोषणा डेविड एटनबरो को किया क्या है, इन्हीं को दिया जाएगा। ये 2019 का बात हो रहा है, 2019 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोगों को सांस्कृतिक विरासत और स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में
जागरूक करने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 19 नवंबर से 25 नवंबर 2019 ये मनाया गया। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप लोग जान रहे हैं कौन सा देश करेगा, बेशक भारत करेगा। अब आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट 31 देखते हैं। इसको मैच करना है। तो टाइफू जापान, ये बिल्कुल सही है। टाइफून ऑस्ट्रेलिया गलत है, क्योंकि टाइफून कहाँ? चीन में। बिल्ली बिल्ली चीन में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ? यूएस में। ये सही है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 1 और 4 जो है, 1 और 4 इसमें नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन डी यहाँ पे खुद से लिख लेते हैं। 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवसादी चट्टानों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? देख लेते हैं अवसादी चट्टान। तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान, ये मान लीजिए कि चट्टान है। ये जब बादल छाया रहता है या बारिश हो रहा होता है तो याद रखिएगा इसमें नमी आ जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है इस पर पड़ता है तो यही चट्टान क्या हो जाता है? सूखता है। और सूखने, कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं पहले अगर ठंडा हो फिर गर्म हो जाता है तो क्या होता है? टूटने लगता है, उसमें दरार पड़ जाता है। तो याद रखिएगा इसमें दरार पड़ जाता है, और दरार पड़ने के बाद क्या हो जाता है? इसका निक्षेपण शुरू हो जाता है, इसका टूटने लगता है, यानी कि टूटने लगता है, ये टूट जाता है, निक्षेपण शुरू हो जाता है ये। और उसके बाद क्या होता है? ये एक जगह से धूल या पानी के द्वारा क्या हो जाता है? एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। फिर वहाँ एक अस्तर के रूप में एक के ऊपर एक क्या होता है? बैठते चला जाता है, और लंबे समय के बाद क्या होता है? एक बड़ा आकार फिर से ले लेता है। तो यही है अवसादी चट्टान। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, यह अस्त्रों के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह भूतल के लगभग आधे भाग पर पाई जाती है, गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टान आधा भाग पे पाया जाता है। सी, इनमें रवे होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टान की खासियत है। डी, यह परिवर्तन के साधनों द्वारा निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, तो हम लोग देख चुके हैं कि बिल्कुल सही है ये, यानी कि क्या हो जाएगा? ए और डी सही है, यानी कि इसमें दिया है 1 और 4, तो ऑप्शन ए इसको टिक कर लीजिए, सही होगा। अब देख लेते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति, तो खासी, गारो और जयंतिया, 3 तो हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ है? ये मेघालय में पहाड़ी है, और मेघालय में जो पहाड़ी है जैसे खासी पहाड़ी है, तो वहाँ पे निवास करने वाली जो जनजाति है वो खासी जनजाति भी कहलाती है, अर्थात पहाड़ी भी वही है, उस पर निवास करने वाले जनजाति भी हैं। यही आगे भी सबके मामले में यही है, खासी, गारो और जयंतिया। तो बच गया नीलगिरी। तो याद रखिएगा टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है सो नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। टोडा जनजाति के बारे में आपको बता देते हैं, ये भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में बहुत ज़्यादा ये बिलीव रखते हैं। तो ये इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसको सीधा ऐसे करना है। तमिलनाडु और केरल के बीच में याद रखिएगा सीमा पर 3 पहाड़ियाँ हैं। पहले ऊपर में है आपका नीलगिरी, याद रखिएगा ये नीलगिरी। उसके बाद कौन सा है? यहाँ नीलगिरी, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे ऊपर में नीलगिरी है। उसके बाद फिर कौन सा है? उसके बाद अन्नामलाई है, ये अन्नामलाई, याद रखिएगा यहाँ का बात हो रहा है। नीलगिरी, अन्नामलाई और फिर कार्डमम है। तो नीलगिरी पर ही आप जानते हैं कि ऊटी पहाड़ी भी है, ऊटी भी है, जहाँ पे सैलानियों का काफ़ी देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। और यहीं पे कौन पाया जाता है? नीलगिरी पर ही टोडा जनजाति पाई जाती है। आप जानते हैं कि अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसी पर जो है सो अन्नाई मुंडी चोटी है, और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अन्नाई मुंडी है। जबकि डोडा बेटा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पर पाया जाता है।
तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो याद रखिएगा पंपास, वेल्ड और डाउन्स तीनों हैं, कैंपोस नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंपोस, कैंपोस नहीं है। आप जानते हैं कि ये तीनों जो है मकर रेखा के नीचे है, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, इसलिए क्या है शीतोष्ण घास के प्रदेश है, और कैंपोस इसमें ठीक है बाहर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो टिहरी बांध परियोजना का संबंध जो है उत्तराखंड से है। बहुत बार आप सेट में बना चुके होंगे इसको। नेक्स्ट आइए, माउंट आबू अरावली पहाड़ी, इसको मैच करना है। डोडा बेट्टा, अन्नामलाई, ऊटी, नीलगिरी, शिमला, धौलाधर, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है सुम्मिलित नहीं है। तो कौन सुम्मिलित नहीं है? तो ये सुम्मिलित नहीं है, माउंट आबू अरावली पहाड़ी सही है। डोडा बेटा, हाँ ये देखिए डोडा बेटा अन्नामलाई नहीं बल्कि कहाँ है, नीलगिरी पर है। ऊटी तो नीलगिरी पर है ही। शिमला, धौलाधर, याद रखिएगा हिमालय का जो छोटी ये जो लघु हिमालय होता है उसको शिमला में क्या कहा जाता है, याद रखिएगा धौलाधर कहा जाता है। तो ये कौन सही हो जाएगा, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो डोडा बेटा, क्योंकि डोडा बेटा कहाँ है, डोडा बेटा हम लोग को पता है कि नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इनमें से कौन भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था उसका विभाजन करके उसका हम लोग को पता है कि उसको दो भागों में पार्ट में बांट करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो गया? ऊपर में सबसे लद्दाख हो गया, उसके नीचे आएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और इस तरह का प्रश्न पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट आइए, सेनकाकू द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो चीन और जापान, कौन सा हो जाएगा? चीन और जापान। 39 वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हम सभी को पता है कि अभी काफ़ी हमेशा ही एक्शन में रहते हैं। ये कौन है? अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है? तो हम लोग को पता है कि चिनूक हवा कहाँ चलता है? यूएसए में, याद रखिएगा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है सो यूएसए से खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 41, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाया? तो 47 में हम लोग को पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही दिलाए थे, याद रखिएगा। और हम लोग को पता है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ही हो जाएंगे। ये स्वतंत्र भारत की बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में किया गया है? ऊपर में आपको हम बता चुके हैं कि रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल में हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो नदियों का देश किसको कहा जाता है? नदियों का देश बांग्लादेश, और नहरों का देश पाकिस्तान। नेक्स्ट आइए, कोई सांसद कितने दिनों तक बिना अपने सदन को सूचना दिए हुए अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को निरस्त कर सकता है? आप सभी लोग सेट में बार बार इसको बना रहे होंगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। याद रखिए 2 माह यानी कि 60 दिन। इसका सही आंसर होगा ए। लोकसभा अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, आपको पता ही है कि लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है, बल्कि उनका भी शपथ साधारण सांसद के रूप में होता है शुरू में ही। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो उनका शपथ नहीं होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है।
तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई उनको शपथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा एवं लोकसभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? सिंपल क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, तो कम से कम 2 बार, यानी कि 6 माह में 1 बार जरूर होना चाहिए, साल में 2 बार कम से कम होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत का अजातशत्रु हैं, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए, भारत ने अपना प्रमुख लड़ाकू विमान राफेल को किससे खरीदा है? तो राफेल में फ आ रहा है तो फ्रांस होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी एक्शन में भी है भी राफेल। हड़प्पा सभ्यता कौन सा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा धौलावीरा, गुजरात में। सभी नगर जो थे 2 भागों में इस तरह से विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी टीला, लेकिन याद रखिएगा धौलावीरा में ये 3 यानी कि 1 और भाग में विभाजित था, ये नगर 3 भागों में विभाजित था। आगे देखते हैं हम लोग। और आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेद है जिसमें जादू, टोना, भूत प्रेत इत्यादि का उल्लेख मिलता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले आप इसको बार बार कर भी चुके हैं। और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अथर्ववेद। तो यही था ये 50 क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे कि इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा और इसी प्रकार से आपको आगे भी सेट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।